तो चलो हम लोग आज जो है पॉलिटिकल साइंस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का मांग था कि पॉलिटिकल साइंस शुरू करें। ठीक है, तो देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब क्या होता है? शासन, है ना, उसकी साझेदारी। अब सबसे पहले समझते हैं सत्ता की साझेदारी क्या होता है। साझेदारी का मतलब क्या होता है? सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से ही कोई भी चीज चलता है ना, शासन चलती है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग घर का। तो घर में क्या होता है कि मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, हर कोई है। ठीक, तुम लोग सब अपने अपने हाथ पैर को बांध करके चुपचाप बैठ जाओ, मुंह देखते रहो, खाना बनेगा तो मिलेगा, सब यही सोचे तो घर में काम होगा? नहीं होगा। सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सब सहयोग करता है, तब जाकर के घर चलती है। उसी तरह से यह एक शासन का क्या है? प्रक्रिया है ना, जिसमें क्या होता है, समाज के सभी वर्ग के लोग क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी। एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि क्या होता है, सबके सहयोग से सत्ता का काम चलता है। अब जैसे कि सोचो कि बोलोगे सर कैसे? अभी जैसे मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है ना, उसका मंत्रिमंडल है, बहुत सारे मंत्री हैं, काम करते हैं। तो सिर्फ उसके मंत्री के रहने से काम नहीं होता है, उसके लिए क्या क्या देखो, यहाँ पूर्णिया में कौन है? कलेक्टर साहब है। बनमनखी में ब्लॉक में कौन है? बीडीओ साहब है। गांव में कौन है? मुखिया है कि नहीं? सबके सहयोग से ही शासन चलता है। तो एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा, है ना, समाज के सभी लोगों के सहयोग से क्या होता है, शासन में भागीदार बनाया जाता है। जैसे कि अब देख लो, हम लोग कैसे शासन में भागीदार हैं। क्या हम लोग शासन में सहयोग करते हैं? तो हाँ, जरूर करते हैं। कैसे करते हैं? सरकार चलती है, उसके लिए पैसा चाहिए, हर कोई को पेमेंट देता है, वेतन मिलता है, सरकारी काम होता है, योजनाएं चलती है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? तो हम लोग क्या करते हैं? टैक्स देते हैं, तो उससे पैसा आता है कि नहीं? हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं, अनाज बेचते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत रहता है। तो कुल मिलाकर के सत्ता की साझेदारी से हम लोग क्या समझते हैं? सत्ता का एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें समाज के हर वर्ग का सहयोग हो, वो क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। सत्ता का बंटवारा जरूरी है। क्या जरूरी है सत्ता का बंटवारा? हाँ, जरूरी है। इससे क्या होता है, यदि सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं समाज में टकराव कम होगा। टकराव का मतलब समझते हो? सत्ता में यदि फिक्स कर दिया जाए कि इस जाति का, इस धर्म का लोग ही मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, तो समाज में तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या किया, सत्ता का बंटवारा कर दिया, है ना। जैसे कि देख लो, बनमनखी में क्या है, एसटी क्षेत्र है, अभी कौन अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र कर दिया है। अब यहाँ पर मुखिया जो बनेगा या फिर जो विधायक बनेगा वो किस जाति का? वो SC ST का बनेगा। तो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि समाज में कभी भी टकराव ना हो, आपसी मतभेद नहीं हो, है ना, इसके चलते ऐसा काम किया है। और उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिला। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए सीट फिक्स हो गया, 15 साल के लिए रहेगा या 10 साल के लिए, ठीक है, फिर किसी और को मौका मिलेगा, ऐसा कुछ। तो वही चीज हो गया कि सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है। पहला प्रश्न यही रह सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, समाज में टकराव कम होगा, एक दूसरे के बीच मतभेद कम होगा। अब अगला देखो, उन देशों में भी सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहां कोई सामाजिक विभाजन न हो। हर देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर शासन चलाना पड़ता है, नहीं तो संवैधानिक गतिरोध भी पैदा हो सकता है। सही बात है, किसी भी देश में सत्ता की साझेदारी। अब ऐसा नहीं कि हमने क्या बोला कि सिर्फ विधायक सांसद की बात। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या हो गया, सभी आदमी के सहयोग से। अभी हमारे देश में 3 तरह का व्यवस्था है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों मिल करके काम करती है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून पर अमल करके काम करती है, न्यायपालिका क्या करता है, देखता है गलत सही कहाँ हो रहा है, उस पर वह न्याय सुनाता है ना, जो देश के हित में हो। तो ये चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी क्यों था, हर देश में ये तीनों चीज चाहिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। यदि ये नहीं रहेगा तो लोग मनमानी करे ना, मनमानी तो करेगा ही। यदि एक ही आदमी रहे, कानून वही बनाए, काम भी वही करे, न्याय भी वही सुनाए। जैसे कि चाइना में देख लो, क्या है कि वहां पर जो है शी जिनपिंग, उसका राज है, जब तक हो सकता है वह जीवित रहे तब तक उसका ही शासन रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं वहाँ एक दलीय व्यवस्था है, तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा हो रहा है, लोग नाखुश हो रहा है, हर लोगों को मौका नहीं मिलता है। हमारे यहाँ क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, कोई भी आदमी जो है आ सकता है शासन पद्धति में, शासन व्यवस्था में। तो ये चीजें, तो इससे क्या होता है ना कि
यदि नहीं, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारों को सत्ता से अधिक नियम पर चलना पड़ता है, अन्यथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ठेस पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर के बात वही था, हम लोग सत्ता को इसलिए बांट देते हैं ताकि हर एक व्यक्ति को शासन में आने का मौका मिले, सबको अपनी बात को रखने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि जो है कोई एक व्यक्ति का दबदबा हो। दबदबा का मतलब क्या होता है? अधिक प्रभाव जमाए, है ना, सिर्फ उसी का चले, दबंगई एक तरह से, ये नहीं है। नहीं तो क्या होगा, लोकतंत्र में चोट पहुंचा सकता है ये लोग। जिन देशों में क्षेत्रीय भाषा और जातीय आधार पर विभाजन हो, वहां सत्ता का सामवेद का महत्व और बढ़ जाता है। जैसे कि देख लो, हमारे यहाँ एक राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसको भाषा के आधार पर बांटा गया है ना। तो खास करके सोचो, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक ही भाषा को बोलने वाले लोग हो, कितना सुंदर क्षेत्र हो जाएगा। चले जाओ दरभंगा, वहां पर लोग मैथिली बोलते हैं, है ना, तो उसका एक महत्व ही अलग हो जाता है। अन्यथा इसमें कोई चिंगारी दावा नहीं रूप लेकर के सारे ताने बाने को जलाकर राख कर सकती है। सही बात है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, महत्व तो बढ़ जाता है, लेकिन यह क्या करता है, देश के सारे ताने बाने को नष्ट भी कर सकता है। यदि एक ही ग्रुप, एक ही समूह का लोग को अलग राज्य दे दें तो वो लोग क्या होगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ये चीजें, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर के अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है ना। सामाजिक टकराव जो होता है ना, कई बार हम लोग सुने हैं सांप्रदायिक दंगा हो जाता है हिंदू मुसलमान में, छोटी छोटी बातों को लेकर के, या फिर जिस बातों को नहीं समझ रहे एक दूसरे को चोट पहुंचाता है उसमें। इससे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं देश को नुकसान हो जाता है, तो हिंसा का रूप ले लेता है। राजनीतिक अस्थिरता देख लो, कुछ दिन पहले जो था, तुमको कहाँ पर, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई थी और स्थिरता आ गया था सरकार में। तो ऐसी कंडीशनें भी हो जाती है, कहीं कहीं हिंसा भी हो जाता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों के द्वारा चुना गया जो सरकार होता है उसी को तो हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं, है कि नहीं। तो उनके बीच सत्ता बांटा जाए, वह सरकार रहे, वही भागीदारी के मध्य समूह व्यवस्था शासन से जुड़ते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब हम लोग जानते हैं, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, जिसके पास क्या हो, बहुमत हो, और वह सरकार में आता है, सरकार बनाती है, तो वो क्या कहलाता है, शासन व्यवस्था से जुड़ जाता है, जिसके पास अधिक बहुमत रहता है। लोकतंत्र क्या है, एक सिद्धांत है, एक नियम है। क्या है, एक सिद्धांत और एक नियम है, जिसका सारा शक्ति कहाँ पर है, जनता के पास है। इसीलिए तो जनता को क्या बोला जाता है, जनता जनार्दन बोला जाता है ना। जनार्दन भगवान विष्णु कहते नहीं, तो जनता के पास ही सारी शक्ति रहता है। लोग स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से भी अपना शासन चलाते हैं। एक घर में एक परिवार का जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वो घर का मुखिया होता है, घर को चलाता है। उसी तरह से एक गांव का जो हेड होता है पंचायत का, उसको मुखिया बोलते हैं ना। और पूरे ब्लॉक प्रखंड का हेड को क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। पूरे जिला के एमपी नेता में, राजनीतिक पार्टी में, है ना। ऐसे जो है सरकारी में बोलोगे तो कौन हो जाएगा, शासन में, प्रशासनिक विभाग में कलेक्टर। तो ये सब क्या करता है, शासन को चलाने का काम करता है। शासन के विभिन्न अंग है हमारे यहाँ। शासन के 3 अंग है। कौन कौन से अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उस कानून पर काम करती है, और न्यायपालिका सही और गलत का न्याय करती है। और उसके बाद क्या, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। हमारे यहाँ भी सत्ता का बंटवारा है। एक केंद्र सरकार का शासन है, एक राज्य सरकार का शासन है। इतना ही नहीं, केंद्र शासन, केंद्रीय शासन, राज्य स्तरीय शासन, उसके बाद क्या, जिला स्तर पर भी शासन चलता है, पंचायत स्तर पर भी शासन चलता है, ब्लॉक स्तर पर भी शासन चलता है। तो ये 4-5 प्रकार हो गया। तो ये क्या हो गया, सत्ता का विभाजन हो गया ना, सत्ता का बंटवारा। अब क्वेश्चन यह भी रह सकता है, सत्ता का बंटवारा क्यों करते हैं हम लोग। सत्ता का बंटवारा इसलिए करते हैं, यदि बंटवारा कर देंगे तो काम सही तरीके से होगा। यदि एक ही व्यक्ति पर सारा काम हो जाता तो क्या हो जाता, काम करने में थोड़ा मुश्किल होता है उसको। लेकिन सत्ता का जब बंटवारा कर दिए तो हमारे पास आदमी अधिक हो गया काम करने वाले, तो काम क्या होगा, अच्छे तरीके से होगा। तो ये चीजें अब देख लो। एक बेल्जियम के समाज का जातीय बनावट है ना। बेल्जियम कहाँ का देश है, बेल्जियम यूरोप महादेश में एक छोटा सा देश है, जिसकी आबादी हरियाणा से आते हैं। कहाँ से, जिसकी आबादी हरियाणा से भी आ जाते हैं, परंतु इसके समाज की जाति बनावट बहुत जटिल है। इसका समाज का जो जाति है ना वो बहुत ही जटिल है। कैसे जटिल है, यहाँ पर 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा। और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। हम लोग का देश में भी बहुत ही जटिलता है, लेकिन जटिलता में उतना नहीं है। जैसे कि अभी देख लो 84% कौन है,
हिंदू है ना, 84% हिंदू नहीं, 83 या 80% के आसपास, ठीक है, 70% या 13%, हाँ समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख लो 84% हिंदू, 13% के आसपास मुसलमान, ठीक है, तो लगभग देखो अंतर हो गया ना यहाँ पर। लेकिन बेल्जियम में क्या हाल था, यहाँ 59% लोग डच भाषा बोलते थे, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे, बाकी 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। तो देखो संख्या बहुत अधिक था, जिसके कारण क्या होता था, आपसी झगड़े हो जाते थे। किस आधार पर, भाषा के आधार पर, है ना, विविधताओं के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। हमारे इसी समाज में 4 रंग का आदमी रहे, अलग अलग धर्म से रहे, तो हो सकता है मतभेद हो जाए, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि एक ही प्रकार के लोग रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही प्रॉब्लम हो गया था बेल्जियम में, क्योंकि वहाँ का समाज का बनावट ही ऐसा था। समाज में लोग जो है अलग अलग तरह के लोग थे, तो बताया ही 59% डच भाषा बोलने वाले, 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले, 1% जर्मन भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे, है ना। तो यहाँ तक तो ठीक है। बेल्जियम के लोगों में एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपना करके सांस्कृतिक विविधताओं क्या किया, एक नया शासन पद्धति अपनाया, जिससे क्या होने वाला था, सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय अंतर में होने वाले मतभेद को दूर कर लिया। क्या किया उन्होंने, देखा मतभेद बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा नियम लाया, कुछ ऐसा तकनीक लाया, ऐसा तरीका लाया जिससे कि आपस में कोई मतभेद मतलब समझते हैं ना, लड़ाई झगड़े, ये सब नहीं हो। और इसको दूर कर भी लिया उन्होंने। उन्हें बार बार संविधान में संशोधन इस संसार से किया, किसी भी व्यक्ति को बेगापन का एहसास न हो, मिलजुल कर रहे, और सारा बेल्जियम की इस साझेदारी की समझदारी की दाद देता है। उन्होंने क्या किया, इसको सुलझा लिया। क्या किया, सुलझा लिया। कुछ चीजें हमारे यहाँ भी अच्छी नहीं होती है, कुछ जगह जो है हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार करता है, कहीं मुसलमान हिंदू पर करता है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर गाय काट के फेंक दिया था, तो वो सब चीजें कहीं पर जो है देखते हैं, कोई मुसलमान ले जाता था गाय को खरीद करके, तो उसको पीट पीट करके मार देता था, जिसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं, भीड़ के द्वारा मार दिया जाना। तो ये सब चीजें होती थी, हाँ मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो ये चीजें हैं। तो अब बेल्जियम इसको दूर कर लिया था। हमको बेल्जियम से सीखना चाहिए, है ना। हमारा देश ऐसे भी सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सोचो हमारे देश में कौन कौन से धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, फारसी, बौद्धिज्म, ये सारे के सारे रहते हैं, और हम लोग एक दूसरे से लड़ते भी नहीं है ना। हमारा देश भी एक अच्छा उदाहरण है इसका। लेकिन बेल्जियम के बारे में हम लोग समझ रहे थे, समझ लिए उसको। श्रीलंका में समाज का जातीय बनावट, बेल्जियम अच्छे से समझ में आ गया ना। यदि बेल्जियम पूछे तो बेल्जियम के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, जहाँ पर जो था क्या था, अनेक भाषा बोलने वाले लोग थे। चूंकि अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग थे तो आपसी टकराव होता था। 59% डच बोलने वाले थे, 40% फ्रेंच बोलने वाले थे, 1% जर्मन बोलने वाले थे, जिसके कारण आपसी टकराव होता था। ऐसा होता था ना। इस टकराव को देखते हुए वहां की सरकार ने एक ऐसा तरीका अपनाया, एक ऐसा तकनीक लाया और उसको सुलझा लिया उस मामला को, जिसके कारण क्या हो गया, वहां के संस्कृति, वहां के परिवेश में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना शुरू हो गया, सब प्रेम से। ऐसा कानून बनाया ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को ऐसा न लगे कि हमको हमारे साथ यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। समझ में आ गया, है ना। और इससे जो है पूरी दुनिया इसको क्या कहता है, इस पे गर्व, मतलब इसको देख करके कहता है नहीं उन्होंने कुछ किया, बदलाव। उससे हमें भी सीखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं श्रीलंका के समाज का जातीय बनावट। अब श्रीलंका पाते हैं। श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, भारत के दक्षिण साइड में है ना श्रीलंका, जहां पर सिंघली जाति का बहुत ज्यादा संख्या, 74% सिंघली जाति था, हम लोग पढ़े हुए भी थे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप किसको बोलते हैं, जो क्षेत्र पानी के चारों ओर, द्वीप को इंग्लिश में हम लोग आइलैंड बोलते हैं, ISLAND, ठीक है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय क्षेत्र है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है ना। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। किसके बराबर, हरियाणा के बराबर। हरियाणा का आबादी कितना है, 2 करोड़ है। बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है, 13 या 14 या 20 करोड़ जो भी हो। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग। किसकी आबादी, श्रीलंका की। बेल्जियम की भांति यहाँ पर जैसे बेल्जियम में लड़ाई हो रहा था, यहाँ पर भी जाति के अनुसार लड़ाई झगड़े हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, देखो मैंने अभी अभी बताया 64% कौन सी जाति थी, सिंघली जाति था, और 18% तमिल जाति के लोग थे। यही तमिलनाडु के लोग जाकर के वहां बस गए थे, है ना, या फिर जैसे भी हो। बाकी अन्य छोटे छोटे जाति समूह, ईसाई, मुसलमान, ये भी लोग रहते थे, है ना। तो कुल मिलाकर के देखे क्या, 74% सिंघली जाति, 18% तुम्हारा
तमिल, बाकी जो बच गया मुसलमान और ईसाई। ईसाई वही अंग्रेज वाला, अंग्रेज लोग। जबकि ये सारे के सारे थे सिंघली जाति। कहाँ पर थे? देश के बाकी हिस्सों में। पूर्वी भाग में तमिल लोग रहते थे। कहाँ पर? पूर्वी भाग में। श्रीलंका के नक्शा में देखोगे तो पूर्वी भाग में तमिल लोग रहता है, बाकी सारे क्षेत्र में कौन रहता था? सिंघली जाति के लोग रहते थे। ठीक है, तो सिंघली जाति की संख्या बहुत ज्यादा थी। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वे बेल्जियम के भांति ही जातीय मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, लेकिन वहां का लोग ये सोचा कि हम 74% है, 74% है, तो मेरा ही चलना चाहिए। यहाँ पर लड़ाई झगड़े शांत नहीं हुए, क्योंकि जिसकी ज्यादा संख्या थी वो उसका ज्यादा पावर होता है ना। तुम 5 दोस्त हो, ये बेचारा अकेला है, तो इसको पीट दिए पकड़ के, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कमजोर पड़ गया। लेकिन इसके साथ तुम लोग न्याय नहीं किए, इसको भी मान सम्मान देता, प्यार से बात करता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो वो देश अच्छे से चलता। लेकिन तुम लोगों से नफरत हो गया इसको। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने इसको अकेला देखा और इसको जो है क्या कर दिया, एक पैर, एक टांग, एक हाथ को पकड़ करके धो दिया तुम लोगों ने। तो वही चीज हो गया यहाँ पर। तो बेल्जियम के तरह श्रीलंका ने क्या किया? प्रॉब्लम को दूर नहीं किया, है ना। और क्या हो गया यहाँ पर? बहुसंख्यकवाद दूसरे पर क्या करने लगा? थोपने का प्रयास करने लगा। क्या चीज थोपने का प्रयास करने लगा? उसका महत्व नहीं देना। जैसे नेपाल में चले जाओगे ना, मधेसी लोग है। मधेसी किसको बोलते हैं? भारत के ऐसे लोग जो नेपाल में बस गए उसको क्या बोलते हैं? मधेसी बोलते हैं। और इसको राजनीति में भाग लेने के लिए वहां पर नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण ये लोग आंदोलन कर रहा था। हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, कम ही लोग था लेकिन मौका तो मिलना चाहिए जब हम उस देश के निवासी है तो। लेकिन उसके चलते प्रॉब्लम, तो यहाँ वही हो गया। और श्रीलंका में तमिल और सिंघली जाति के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तमिल का जो कोई हेड था, लिट्टे नाम था, और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए। तो ये चीज समझ में आ गया। अब सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, समझ रहे? सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या हो गया? जिसमें समाज के हर वर्ग, हर लोगों का क्या हो? योगदान हो सत्ता में, वही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सबके सहयोग से ही हमारा शासन पद्धति चलता है ना। अब कहोगे सर जो नौकरी करता है, प्रशासनिक विभाग में रहता है, वही तो शासन चला रहा है ना। हाँ भाई, वो भी चला रहा है, हम लोग भी चला रहे हैं ना। पुलिस हमारी देखरेख करता है, यदि हम उसको कॉपरेट नहीं करें, जाकर के थाना में उसको पीट दे, तो ये फिर कॉपरेट नहीं हुआ। तो कहेंगे अरे तुम तो सरकारी नौकर है, तुम मेरा पैर दबाओ, ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसको सहयोग करते हैं ना, जहाँ गलत है, जहाँ सही है, सही के साथ देते हैं, या फिर जो भी चीजें। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब समझ में आ गया। शासन का एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोग सहयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। सरकार के अलग अलग अंग कौन कौन है, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। देश में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है? देश में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि यदि सत्ता की साझेदारी होती है तो काम सही तरीके से सुचारू रूप से चलता है। यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच मतभेद होगा, लड़ाई होगा, टकराव होगा, और वह जल्दी टूट जाएगा, है ना। घर में ही है, सारे बच्चे बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए, एक आदमी खाना बनाए, वही आदमी हर काम करे, उसको तो 2 दिन में गुस्सा आ जाएगा। एक दिन तो कर लेगा, 5 दिन कर लेगा, अगला दिन तो प्रॉब्लम होगा। बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद होता है कि जिस समाज में, जिस गांव में, जिस देश में, जिस जाति की, जिस समुदाय का ज्यादा संख्या होता है ना, उसी का वर्चस्व होता है, उसी का पावर चलता है, वो क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद कहलाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है, तुम लोग देख लेना, मैंने बता दिया। बहुसंख्यकवाद भी वही चीज हो गया। हाँ, तो हम लोगों ने देखा सत्ता की साझेदारी के विभिन्न तरीके। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न तरीके में क्या क्या हो गया, तो देख लो, समझ लो। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था 5 नंबर, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके। पहला तरीका नंबर 1, सत्ता की साझेदारी हम लोग 3 काम किए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों को साझेदार बनाए। दूसरा कंडीशन में हम लोग क्या किए हैं? सरकार के शासन व्यवस्था को हम लोग बांट दिए हैं, केंद्रीय शासन, राज्य का शासन, है ना। और राज्य के शासन को भी और बांट दिए हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ताकि काम में क्या हो? सुविधा हो और हम अच्छे तरीके से काम कर पाए, है ना।
इतना ही नहीं, हम लोग भाषा समूह के आधार पर, धार्मिक समूह के आधार पर भी क्या किए हैं, एक अच्छा व्यवस्था की। हमको सीखना चाहिए कहाँ से, बेल्जियम से, है ना। और क्या करते हैं हम लोग, कई बार सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है विभिन्न पार्टियों के द्वारा, विशेष करके होड़ लग जाती है। कुल मिलाकर के देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, नंबर 1 समझ में आ गया। लास्ट 5 क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, 5वां नंबर को, कि लोकतंत्र क्या क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये 3 सिस्टम की है। दूसरा पॉइंट में क्या बताएंगे हम कि भाई हम लोग शासन व्यवस्था को क्या कि छोटे छोटे भागों में बांट दिए, कौन कौन सा, राज्य स्तर में, फिर जिला स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, और मंडल स्तर पर भी होता है एक, उसके बाद जाकर के पंचायत स्तर पर भी होता है, उसके वार्ड सदस्य, वार्ड स्तर पर भी हो जाता है ना, वार्ड सदस्य जो होता है। तो कहीं ना कहीं ये है, हमको बेल्जियम से सीखना चाहिए, बेल्जियम ने कैसे अपने देश में जो है सभी धर्मों के लोग, सभी भाषा को बोलने वाले लोगों को संतुष्ट किया, सबके लिए समान नियम बनाया। तो ये सब चीजें हैं, हमको उदाहरण देकर के सारे को बता दिए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। हम लोग इसको पढ़ने के बाद फिर बुक भी शुरू करेंगे बाद में, पहले इसको समझ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है।